हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारिता का लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो, 10th क्लास में हम पढ़ते हैं 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार का हमने पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज और पैरेलल। इसके अलावा 11th में हमने स्प्रिंग का संयोजन पढ़ा था। इसके साथ साथ में ऊष्मीय चालकों का संयोजन भी हमने पढ़ा था। ऐसा ही कुछ ये है, चलो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। देखो, संधारित्रों का संयोजन। देखो भैया, संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो तरीके का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो सबसे पहले नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेते हैं हम। यहां पे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब छोटी क्लासों की तरह हमको डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, ना ही याद रखने की जरूरत है। बस इतना सा हमको याद रखना है कि सीरीज होता क्या है, पैरेलल होता क्या है। तो सीरीज पैरेलल क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं सीधे ही। जिसमें एक कैपेसिटर यहां पे जुड़ गया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, कितने ही जोड़ते चले जाओ, इस तरीके से जोड़ दें लास्ट तक हम, और फिर इन सबको एक साथ बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो ऐसा जो संयोजन है वो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि इस तरीके से जोड़ें, जैसे 1 2 3 संधारित्र मान के चलो, इन तीनों संधारित्रों को हम ऐसे करके बैटरी से जोड़ दें, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो श्रेणी समांतर होता क्या है इस बहस में नहीं पढ़ेंगे हम, ये तो छोटी सी बात है। और जितना हो सकता है मैं जल्दी इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बेसिक क्लास है आज की ये। अगली क्लास में कुछ एडवांस न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी आ जाओ श्रेणी क्रम संयोजन किसका? संधारित्रों का। तो मैं मान लेता हूं, माना कि यहां पर 2 या 3 मान लो, चलो कितने ही मान लो, 1 2 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यहां पे जो बैटरी है वो V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ा गया है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं तुमको, V वोल्ट की बैटरी का मतलब ये होता है इस बैटरी का विभवांतर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का विभवांतर V होगा और नेगेटिव का 0। V में से 0 घटाएंगे तो V आएगा, तो इसका विभव होता है V और इस वाले का नेगेटिव टर्मिनल का विभव होता है 0। नेगेटिव का हमेशा 0 बैटरी में, इस चीज को दिमाग में नोट कर लो ढंग से। तो इसका विभवांतर भी कितना आएगा? V। यहां पे इसका कोई काम पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखो, अब मैं मानता हूं कि इसकी धारिता तो है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी है C3। ठीक है, इसका विभवांतर कितना है? V। अच्छा, अब आवेश की बात कर लेते हैं। यहां पर C1, यहां पर C2, यहां पर C3, तीनों की धारिता कैसी है? अलग अलग। तीनों की धारिता अलग है, लेकिन आवेश का क्या सीन होगा? सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही करंट फ्लो होगा, यहां पे एक स्विच लगा दो, कुंजी जब तक स्विच नहीं लगाएंगे तब तक इस पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं आएगा। जैसे ही हम स्विच लगाएंगे तो इस पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मान के चलो इस पे आ गया प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज आ गया। अब इंडक्शन यानी कि प्रेरण की वजह से सामने वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस Q चार्ज। ठीक है, इस पे माइनस Q। अब अगले वाले पे देखते हैं, गौर से देखो, पहले वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट और दूसरे वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड है। संधारित्र की दोनों प्लेटें आपस में, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में एयर है। लेकिन पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे वाले की पहली प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई, ये तो फर्स्ट वाले संधारित्र की सेकंड प्लेट है, ये सेकंड वाले की फर्स्ट प्लेट है, इधर वो ऐसे है, इधर उधर। इस पे चार्ज कितना आ गया? इस पे चार्ज नहीं है। स्टार्टिंग में टोटल चार्ज इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो मैं ऐसा मान सकता हूं क्या कि इन दोनों प्लेटों को मिलाकर एक निकाय है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, इन दोनों को मिलाने से एक निकाय। जब तक हमने बैटरी से नहीं जोड़ा तो इन पे नेट चार्ज, टोटल चार्ज क्या था? 0। सही है। अब आवेश संरक्षण ये कहता है कि अभी भी नेट चार्ज कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए।
तो नेट चार्ज जीरो कैसे रहेगा? देखो अभी भी नेट चार्ज जीरो आना चाहिए, तो इस पे आ गया प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे हमको पता नहीं है कितना आएगा, और मैं मान लेता हूं माना कि इस पे कैपिटल क्यू चार्ज आ गया, तो कैपिटल क्यू और माइनस क्यू, अब टोटल इतना चार्ज आ गया इस पे, और अब भी कितना रहना चाहिए बराबर में? जीरो। तो कैपिटल क्यू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू, यानी कि इस पे चार्ज आएगा प्लस का क्यू, यहां पे चार्ज प्लस क्यू, इंडक्शन की वजह से यहां माइनस क्यू, सेम वही यहां पे प्लस क्यू और यहां पे माइनस क्यू। इस तरीके से इन प्लेटों पे चार्ज आ जाएगा। तो यहां से एक बात हमको देखने को मिली, और वो बात कुछ ऐसी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भले ही संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हो, परंतु प्रत्येक संधारित्र पर जो संचित आवेश होगा, कलेक्ट आवेश होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा? एक समान। इसको तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका यह है, सीरीज में करंट चाहे कितने भी इंस्ट्रूमेंट जुड़े हों, सीरीज में करंट सब में से सेम जाता है। जब सब में से करंट सेम जाएगा तो चार्ज भी कैसा आएगा उन पे? सेम। ऐसे भी समझ सकते हो, बाकी बेसिक तरीका इसका यही है, ठीक है। तो सीरीज में ये नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? ये हमारे काम आने वाला है। अब तीनों की धारिताएं अलग अलग हैं, आवेश इन पे तीनों पे समान है, मतलब क्यू चार्ज आ रहा है भाई, एक पे प्लस आएगा दूसरे पे माइनस, लेकिन चार्ज कितना आ रहा है? कितना चार्ज यहां पे इकट्ठा हो रहा है? क्यू। अच्छा, स्मॉल क्यू। अब एक छोटा सा सवाल यह है कि इन तीनों का जो विभवांतर है वो समान होगा या अलग अलग होगा? तो V बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? C बराबर Q अपॉन B। यहां से V बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C। तो जब मैं इसके पहले वाले संधारित्र जिसकी धारिता C1 है इसके लिए निकालूंगा तो क्या आएगा? V बराबर Q अपॉन C1, और दूसरे वाले के लिए V1 V2 निकालता हूं Q अपॉन C2, और V3 निकालता हूं तो Q अपॉन में C3। क्या मुझे बताओ, C1 C2 C3 तीनों सेम है क्या? नहीं है। जब ये तीनों सेम नहीं है तो V1 V2 V3 भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका विभवांतर मान के चलो V1, इसका विभवांतर V2, और इसके सिरों पर विभवांतर कितना? V3। तो यहां पे चीज ध्यान रखने वाली है, यहां पे विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन आवेश कैसा रहता है? एक समान। समांतर में उल्टा हो जाएगा। चलो अभी लिख देते हैं। तो यहां पे लाइन लिखना, सभी संधारित्रों पर, श्रेणी क्रम के लिए ये, सभी संधारित्रों पर आवेश समान परंतु सभी का विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। सभी का विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। तो ये चीज बिल्कुल नोट करने वाली है और अच्छे से समझ लो, दिमाग में डाल लो इस चीज को कि श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं, चाहे उनकी धारिता समान हो चाहे अलग अलग हो, उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक पर आवेश तो आएगा समान, लेकिन प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर कैसा होगा? अलग अलग। अच्छा, विभवांतर सेम भी हो सकता है क्या? इसमें हो सकता है। कब? जब सबकी धारिताएं कैसी हो? समान। फिर तो आवेश भी समान, धारिताएं भी समान और विभवांतर भी समान ही आ जाएगा। अच्छा, इसका विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3, और टोटल बैटरी कितना दे रही है? B। टोटल बैटरी कितना दे रही है? B। तो यहां V बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है। अब V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है Q अपॉन C। V बराबर क्या होता है? Q अपॉन C। तो बैटरी टोटल चार्ज कितना दे रही है? Q चार्ज दे रही है। कैसे पता चला भाई? इसको Q ही चार्ज तो दिया इसने, या फिर इधर मान लो, अगर तुम माइनस वाला मानते हो तो इधर मान लो कि इसको टोटल कितना चार्ज दे रही है? Q। तो पूरे विभवांतर के लिए V का मान क्या आ जाएगा? Q अपॉन में इस पूरे तीनों को मिला के इसकी धारिता C मान लेता हूं मैं। पूरे की मिला के धारिता कितनी मान लेता हूं? C। Q अपॉन C। V1 की कितनी? Q अपॉन में C1 प्लस V2 के लिए Q अपॉन C2 प्लस V3 के लिए Q अपॉन में C3। बोलो सही है। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ये फॉर्मूला आया कब? जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो।
भाई जरूरी थोड़ी है 3 संधारित्र जुड़े, ज्यादा भी जुड़ सकते हैं और इससे कम भी जुड़ सकते हैं। एक जुड़ सकता है क्या भाई, एक तो एक होता है, उसको तो जुड़ने की जरूरत ही क्या है, वो तो खुद ही है, तो फिर किससे जुड़ेगा वो। लेकिन मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी जुड़ सकते हैं। तो देखो यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र जुड़े हों तो, यदि n संधारित्र जुड़े हों तो, n संधारित्र जुड़े हों तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। अब की बार फॉर्मूला बन जाएगा 1 में C इक्वलेंट, इसको इक्वलेंट ले लेता हूं, इसका मतलब तुल्य धारिता, इक्वलेंट मतलब तुल्य धारिता। C इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 प्लस 1 में Cn तक जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से भाई 3 के लिए ऐसे जुड़ा है तो n के लिए भी सेम ही जुड़ेगा, n होंगे तो सब पे आगे समान आएगा, विभवांतर v1 v2 v3 v4 v5 v6 vn, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा n के लिए। अब इसमें कंडीशन, यदि C1 बराबर हो C2 के, बराबर हो C3 के, डैश 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 बराबर हो Cn के, मतलब सबकी धारिता समान हो, और जिसको मैं मान लेता हूं C, ऐसा मैंने माना। मतलब ये है कि n संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में और सबकी धारिता समान है, तो फिर तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस डैश डैश डैश, ये कितनी बार आएगा, n बार। कितनी बार आएगा, n बार। n बार आएगा 1/C इक्वलेंट बराबर, एक बार जोड़ेंगे तो 1/C, 2 बार जोड़ेंगे 2/C, 3 बार जोड़ेंगे तो 3/C, 4 बार जोड़ेंगे तो 4/C, और n बार जोड़ेंगे तो n/C। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसका आंसर आ जाएगा C इक्वलेंट बराबर C/n बराबर में C/n। अच्छा, ये आंसर आ गया। तो हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, बट इसमें 2-3 चीजें हमारे बहुत काम की हैं, नोट करके उनको लिख लेना, नोट करके देखो। पहली चीज तो यह है कि यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हो और केवल 2 संधारित्र जुड़े हों तो 2 जुड़ने पर आंसर क्या आएगा, C इक्वलेंट C/2, 3 जुड़े हों तो C/3, 4 जुड़े हों तो C/4, 5 जुड़े हों तो C/5 और 10 जुड़े हों तो C/10। कई बार जब हम क्या बड़े बड़े सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हर बार इतनी सारी कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे, सीधा तरीका यूज करेंगे। C इक्वलेंट बराबर C/n, एक है तो C, 2 है तो C/2, 3 है तो C/3, n है तो C/n, जो भी जितनी भी उनकी संख्या उसका भाग लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यदि 2 संधारित्र जुड़े हों, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। संधारित्र जुड़े हों, क्यों बता रहा हूं, कारण बताऊंगा अभी। जुड़े हों, केवल 2 संधारित्र जुड़े हैं तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसका एलसीएम लो, 1/C इक्वलेंट बराबर एलसीएम लो, कितना आएगा, C1 इंटू C2, और यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा, C2 प्लस C1, मतलब C1 प्लस C2 आ गया कुल मिला के। यहां से C इक्वलेंट बराबर कितना आ जाएगा, C इक्वलेंट बराबर बोलो C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। याद रखें, 2 के लिए सीधा फॉर्मूला काम में लेंगे, 2 के लिए बार बार ऐसा लगा के नहीं देखेंगे, हम इस तरीके से लगा के पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं, सीधा ही इस फॉर्मूले में रखेंगे। जैसे अब छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे यहीं कर लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि भैया 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक की धारिता है 2 माइक्रोफैराड और दूसरे की है 3 माइक्रोफैराड। अब बताओ इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, कुल मिला के इसकी धारिता 2 है, इसकी 3 है, दोनों की मिला के टोटल कितनी होगी, एक ही सर्किट में सीरीज में जुड़े हैं। तो ये सवाल पूछ लिया, अब कैसे करोगे, देखो सीधा फॉर्मूला, C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड। सीधा सॉल्व करने का तरीका, C इक्वलेंट बराबर ये रहा फॉर्मूला, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 तो 3 दूनी 6 माइक्रोफैराड अपॉन में नीचे C1 प्लस C2, C1 प्लस ये माइक्रोफैराड को हटा देता हूं, 3 दूनी 6, C1 प्लस C2 3 और 2 5 माइक्रोफैराड। सीधा आंसर आ गया। अगर हम यहां लिखते तो एलसीएम लेना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, फालतू की बीमारी से दूर। इस तरीके से हम इसके सवाल करेंगे। तो सीरीज वाले को एक बार कंप्लीट नोट कर लो,
फिर पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है भैया समांतर क्रम संयोजन। ये समांतर क्रम संयोजन क्या होता है समझ लो। बता मैंने दिया ये, तो वही 2 या 3 मान लो, 3 मान लेता हूं चलो मैं। 3 के लिए ऐसे 3 कैपेसिटर में जोड़ देता हूं, 1 2 और ये 3 संधारित्र समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिए। ठीक, अब इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी है। समांतर क्रम में इतना तो सबने पढ़ा होगा, जैसे देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इधर विभवांतर, इधर का विभव V, इधर का विभव 0, तो इधर वाले तार से ये बिंदु कनेक्ट है, तो इधर विभव V और इधर 0। यहां से ये कनेक्ट है, बीच में कोई कुछ नहीं है, बीच में कोई संधारित्र वगैरह, तो यहां पे V आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 0। अब देखो समांतर और श्रेणी का अंतर पता लगाने का आसान तरीका, ये धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, इसकी धारिता है C3। देखो C1 के सिरों पर विभवांतर कितना है 0 और V माइनस 0 V, इसके सिरों पर विभवांतर V माइनस 0 V, इसके सिरों पर विभवांतर V माइनस 0 V। तीनों के सिरों पर विभवांतर समान है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्थिति में होंगे, कौन सी स्थिति में होंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो इसके सिरों पर विभवांतर B, इसके सिरों पर विभवांतर B और इसके सिरों पर विभवांतर B, जबकि पिछले वाले में उल्टा था। अब की बार चार्ज अलग अलग होगा, चार्ज कैसा होगा, अलग अलग। क्यों होगा, Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो पहले इसके लिए निकालता हूं Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, ऐसे ही Q3 बराबर C3V। बताओ C1 C2 C3 तीनों अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में तीनों पे चार्ज कैसा होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि C1 C2 C3 अलग अलग है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों समान हो जाए, हो सकता है। कब, जब यहां पे C, यहां पे भी C, यहां पे भी C आ जाए, मतलब तीनों समान धारिता के संधारित्र हों, तो फिर तीनों पर आवेश कैसा कलेक्ट होगा, एक समान। अभी इस पर आवेश आएगा Q1, यहां लिख देता हूं मैं Q1, इस पर आवेश आएगा Q2 और इस पर आवेश आएगा Q3। अच्छा, यहां से टोटल चार्ज कितना जाएगा Q, टोटल चार्ज कितना गया Q, जो कि कितने हिस्सों में बट गया, 3 हिस्सों में। Q1 इसके पास चला गया, Q2 इसके पास और Q3 इसके पास, ऐसे 3 हिस्सों में बट गया। तो यहां से बैटरी ने टोटल चार्ज दिया Q, और वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में, Q1 Q2 और Q3। तो बैटरी से जो चार्ज गया है, अच्छा पहले तो वो लाइन लिख दो, यहां प्रत्येक संधारित्र, यहां प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर समान, एक समान लिख दो, विभवांतर एक समान, परंतु प्रत्येक पर आवेश अलग अलग होगा, प्रत्येक पर आवेश कैसा होगा, अलग अलग। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिछले में उल्टा था इसका, मतलब विभवांतर अलग अलग और आवेश समान। चलो खैर, यहां पर देखो, यहां बैटरी ने टोटल चार्ज दिया है Q, बैटरी के जो विभवांतर है उसकी वजह से टोटल चार्ज फ्लो हुआ Q। पहले वाले में पहुंचा Q1, दूसरे वाले में Q2 और तीसरे वाले में Q3। तीनों का टोटल करने पर बैटरी ने जितना चार्ज पहुंचाया वो आ जाएगा। अब Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV, तो यहां पे आ जाएगा CV। ये बताओ C क्या है, यह है तुल्य धारिता, तीनों की मिला के कुल धारिता है। CV बराबर Q1 बराबर C1V, Q2 C2V और Q3 C3V। यहां B से भी कट जाएगा कॉमन आके, भाई टोटल विभवांतर और सबके सिरों पर विभवांतर समान है, तो ये तो कट जाएगा। C बराबर क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। कितने संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, तो ये आया है 3 संधारित्र। अब वो N भी हो सकते हैं, सेम N वाली कंडीशन लगा दो। N वाली कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा, जब N संधारित्र, जब N संधारित्र समांतर संयोजित हो,
जब n संधारित्र समांतर संयोजित हो, n कैपेसिटर अगर समांतर जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश प्लस Cn। यदि वो कंडीशन फिर लगा दो, यदि C1 बराबर है C2 के बराबर है C3 डैश 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 बराबर Cn, मतलब सब बराबर है और इनको मैं मान लेता हूं C, ऐसा मैंने माना, सबका मान कितना है C, तो C इक्वलेंट बराबर कितना आ जाएगा, C प्लस डैश 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 कितनी बार, n बार, और n बार है, एक बार C को जोड़ेंगे तो 1C, दो बार जोड़ेंगे 2C, तीन बार 3C, चार बार जोड़ेंगे तो 4C और n बार जोड़ेंगे तो nC। C इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, nC, n के लिए। अच्छा, दो के लिए क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 या फिर 2C, दो के लिए क्या आ जाएगा 2C। तो ये इसमें तो क्या है, सीधा जुड़ रहा है, श्रेणी वाले में अपोन में आके जुड़ता है, वो परेशान करता है, सीधा जुड़ने वाला बिल्कुल परेशान नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा गुणा करना होता है जितने उनकी संख्या है। तो ये इसको एक बार नोट कर लें। देखो, दो न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं सबसे पहले। एक में दोनों सीरीज में है, दूसरे में दोनों पैरेलल है, ठीक है। सीरीज वाले को कैसे सॉल्व करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन वाले को। देखो पूछा क्या है सवाल में यह है कि 3 और 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस पर आवेश है Q1, इस पर Q2, इस पर विभव V1, इस पर विभवांतर V2। अब ये पूछ रहा है कि इस संयोजन की तुल्य धारिता निकालो, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों पर आवेश कितना कितना और दोनों पर विभवांतर कितना कितना, सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, दोनों में एक ही सवाल है ये, बट सवाल थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, बाकी सवाल एक ही है, ठीक है। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले, चलो पहले इसको पूरा कर देते हैं। इस सवाल में कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले यहां पे कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। क्या, यहां पे Q1 यहां पे Q2, और हम जानते हैं कि Q1 Q2 दोनों समान होते हैं क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में Q1 Q2 कैसे होते हैं, समान। यहां Q1 बराबर होगा किसके, Q2 के, और बराबर ऐसा मान लिया मैंने Q, दोनों को मैंने क्या मान लिया Q, ठीक है। और दूसरी चीज ये दी गई है यहां पे, देखो कि V1 प्लस V2 बराबर होगा 12, V1 प्लस V2 बराबर कितना होगा 12 वोल्ट। ये माना नहीं है, ये तो होगा ही क्योंकि V बराबर होता है V1 प्लस V2। अब C1 और C2 का मान हमको दिया गया है, C1 और C2 का मान हमको दिया गया है, इसको सॉल्व करके हम निकाल, सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लो। तो देखो पहला सवाल, C इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है, सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो देखो C1 इंटू C2, C1 कितना है 6 माइक्रोफैरड इंटू ये कितना है 3 माइक्रोफैरड, 6 इंटू 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 प्लस 3, 6 18 9 बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। पहले सवाल का आंसर आ गया कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी 2 माइक्रोफैरड। 6 और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता आएगी 2 माइक्रोफैरड। अब कोई बच्चा ऐसा दिमाग मत लगाना कि सब माइक्रोफैरड है तो माइक्रो में 10⁻6 होता है लेकिन इनका गुणा हो गया तो 12 हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 6 इंटू 3 करोगे इंटू 10⁻6, 10⁻6 10⁻−12, इसमें भी तो 10⁻−6 आएगा, तो -6 से -6 कट जाएगा, वही आएगा माइक्रोफैरड में। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दोनों पे आवेश का मान निकालो। तो आवेश बराबर होगा ये तो हमको पता है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता अभी। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए कि ये निकल जाए। तो देखो दूसरा समीकरण दिख रहा है, इस दूसरे समीकरण से पहले v का मान ये वाला निकाल लो दूसरे समीकरण से, फिर ये निकल जाएगा। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चूंकि v1 प्लस v2 बराबर 12 है, चूंकि v1 प्लस v2 बराबर है 12, और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है q अपॉन में c। v बराबर क्या होता है q अपॉन c। तो v1 बराबर होगा q अपॉन में c1, और c1 का मान कितना है 6, प्लस ये ध्यान रखना 6 है माइक्रोफैरड में, तो इसको पूरा लिख दो 6 इंटू 10 की पावर -12, प्लस इसका मान q अपॉन में कितना
3 माइक्रोफैराड, 3 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, सॉरी 10 की पावर -6 बराबर में कितना है 12। इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे यार क्यू का मान नहीं निकाल सकते? देखो कैसे निकलेगा, क्यू कॉमन ले लो, क्यू कॉमन लिया क्या बचा 1/6 इंटू 10 की घात -6 और 10 घात -6 को भी कॉमन ले लो जिससे कि ये बीमारी कटे। Q अपॉन में 10 की पावर -6 तो क्या बचा 1/6 प्लस 1/3 बराबर कितना 12। यहां से Q अपॉन में 10 की पावर -6 इसका एलसीएम ले लो, वैसे इसका आंसर 2 आएगा, चलो ले लेता हूं 6 लिया तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 3/6 मतलब 1/2 बराबर में क्या चल रहा है 12। अब देखो यहां से Q निकालना है, Q बराबर ये कितना 1/2, Q बराबर 12 इंटू 2 और इंटू 10 की पावर -6 मतलब Q बराबर कितना आ गया 12 दूनी 24 माइक्रो कूलाम। 10 घात -6 की जगह माइक्रो लिख सकते हैं, तो ये आ गया 24 माइक्रो कूलाम आवेश होगा दोनों पे समान आवेश आएगा, कितना आएगा 24 माइक्रो कूलाम। अब तीसरा सवाल V1 और V2, क्या इसको भी निकलवाना जरूरी है क्या, खुद ही निकाल लोगे? भाई जरूरी तो है बट निकाल लेना, मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम निकाल लोगे। बता देता हूं हल्का सा, देखो V1 और V2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो Q बराबर क्या होता है CV, तो यहां से Q1 बराबर C1 V1, ठीक है, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा V1 बराबर Q1 अपॉन में C1। Q1 कितना है 24 इंटू 10 घात -6 24 माइक्रो कूलाम और C1 कितना है 6 माइक्रो कूलाम 6 माइक्रोफैराड 6 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफैराड। ये कट गए और ये कितना आ गया V1 बराबर 4 वोल्ट। इसी तरीके से V2 निकल जाएगा भाई, इसी तरीके से V2 बराबर क्या आएगा V2 बराबर Q2 अपॉन में C2, तो Q2 कितना Q2 है वही सेम है ना 24 इंटू 10 की घात -6 बटे C2 कितना है 3 इंटू 10 की घात -6 बराबर 8 या 24 8 वोल्ट। देखो 8 और 4 12, तो V1 प्लस V2 बराबर 12 आना चाहिए। इस सवाल को नोट करें, फिर दूसरे वाले सवाल को कराता हूं। वीडियो पॉज कर लो यहीं पे और पहले इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बैठाड़ दे, ठीक। देखो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सेम मेथड लगेंगे इसमें बट थोड़ा सा अंतर रहेगा मेथड में। अंतर इतना है कि इसमें ऐसे छुपा के तुमको क्या दिया है, इसमें V1 बराबर होगा V2 के और इसका तो मान भी पता है कितना 12 वोल्ट। इसको मैं C1 का मान ले लेता हूं 1 माइक्रोफैराड और C2 का मान ले लेता हूं मैं 2 माइक्रोफैराड, अपनी मर्जी से लिया है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। V1 बराबर होगा V2 बराबर V और V का मान कितना है 12, तो V1 V2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो आधा सवाल तो वैसे हो गया, ये तो निकल ही गया, तीसरा जो इसमें था V1 V2। अब Q1 Q2 निकालना है, C1 पहले C इक्विवेलेंट और निकाल देते हैं। C इक्विवेलेंट बताओ, दोनों पैरेलल है, पैरेलल वाले का सीधा निकल जाता है कितना 1 + 2 बराबर 3 माइक्रोफैराड। तीसरी चीज क्या निकालनी है, दोनों पर आवेश, तो यार Q बराबर CV, इस फॉर्मूले से लगाओ। पहले पे Q1 बराबर C1 V1, C1 कितना 1 इंटू V1 कितना V1 12, तो इस पर आ जाएगा 12 क्या 12 माइक्रो कूलाम ही आएगा। हाँ ये माइक्रोफैराड में है ना, माइक्रोफैराड, तो इसको मैं पूरा लिखता हूं 1 इंटू 10 घात -6, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 घात -6 बराबर माइक्रो बोल रहा हूं यार 12 माइक्रो कूलाम। Q2 निकालेंगे तो C2 V2, C2 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो में है, इंटू V2 कितना है V2 V1 बराबर है कितना 24 है, कितना है 12, तो 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 24 माइक्रो कूलाम।
अगर तुमसे कोई पूछ ले कि टोटल कितना चार्ज कलेक्ट होगा, तो 12 और 24 कितना हो गया, 36 माइक्रोकूलम चार्ज कलेक्ट हो जाएगा इन दोनों संधारित्रों पर। यहां इस वाले में पूछ ले कि टोटल कितना चार्ज कलेक्ट होगा, तो मैंने मिटा दिया है, दोनों को जोड़ के देख लेना कितना कलेक्ट हो रहा है। तो देखो, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन से मिलके जो मिश्रित क्रम बनता है उसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ऐसे सवालों में सी इक्विवेलेंट कितना प्राप्त होगा और कहां प्राप्त होगा। आज के लेक्चर में पहले बता रहा हूं बेसिक न्यूमेरिकल्स ही करवाऊंगा, कल के लेक्चर में यही क्वेश्चन होंगे, बट थोड़े से इनसे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कुछ तुम्हारे सिलेबस के भी होंगे, कुछ थोड़े से एडवांस भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एडवांस होंगे, कुछ एडवांस होंगे, ज्यादातर तो सिलेबस के ही हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल करते हैं, एकदम सिंपल वाले, जो 10th क्लास के छोटे छोटे बच्चे प्रतिरोध में जिन सवालों को करते हैं उन सवालों को करेंगे। पहला सवाल देखो, पहला सवाल यह है कि इस परिपथ की तुल्यधारिता कितनी होगी। मुझे बताओ, ये जो परिपथ है इसमें कितने संधारित्र हैं? 1 2 3 4 5 संधारित्र हैं, और पांचों के पांचों समांतर में जुड़े हुए हैं। भाई देखो, समांतर है, सही है, वेरी गुड। ये समांतर नहीं है, ये सब सीरीज में है। कैसे पता चला? कई बार सर्किट थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा, सर्किट को जितना हो सके सीधा कर लिया करो। ये तार अगर यहां से कहीं से जुड़ा होता तो मैं इसको श्रेणी में नहीं मान सकता था, बट श्रेणी का मतलब ये होता है कि हम यहां से चले और यहां से चल के ऐसे चलते हुए लास्ट में पहुंच गए, बीच में कोई टर्मिनल आया ही नहीं। अगर यहां से कोई ऐसे जुड़ जाता है इसमें, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये तो देखो इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, हम यहां से आगे जाके ऐसे जाके यहां नहीं पहुंच रहे, सीधे यहां से एक रास्ता इधर वाला भी है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो पूरा सीरीज में। मतलब ये है कि मैं इसको टर्मिनल को पकड़ के ऐसा कर सकता हूं, 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पे बी आ जाएगा, ए से बी। अरे यही तो है, ये बस टेढ़ा मेढ़ा करके कंफ्यूज करने की कोशिश की है। हो गया ना सवाल। सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज के लिए सभी की धारिता सी है, सी सी सी, 5 है टोटल। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट होता है सी अपॉन में एन, और एन बराबर कितना है यहाँ पे 5, एन बराबर 5 है तो सी बाई 5। ये परिपथ की तुल्य धारिता आ गई। सही है, समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, इससे अलग थोड़ा सा सवाल लेते हैं। ऐसे सवालों में देखो, हमको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तीनों सी सी धारिता के 3 संधारित्र हैं। क्या ये तीनों सीरीज में हैं? क्या ये तीनों समांतर में हैं, या फिर कुछ और बीमारी है? चलो चेक करते हैं। हम यहां से चलते हैं, यहां से देखो 2 रास्ते छट गए, यहां से कितने रास्ते छट गए? 2। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं? देखना, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ए से चले, फिर 2 रास्ते अलग अलग छट गए, 2 रास्ते अलग अलग छट गए। एक रास्ते पे तो 2 संधारित्र हैं और दूसरे रास्ते पे केवल एक ही संधारित्र है, और फिर ये दोनों रास्ते देखना ध्यान से, यहां से चला 2 रास्ते अलग अलग, एक रास्ता इधर जाके यहां पहुंच गया, दूसरे यहां से इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से 2 रास्ते अलग अलग हुए। एक पे तो 2 संधारित्र हैं, ऊपर 2 लिख दिए मैंने, एक पे केवल एक ही संधारित्र है, और वो 2 संधारित्र वाला बिंदु और एक वाला बिंदु एक ही जगह जाके मिल रहे हैं। मतलब ये इस पॉइंट पे आ गए, हम इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के आगे बी है, तो यही तो सवाल है, इसकी धारिता सी, इसकी सी, इसकी सी। ऐसे सवाल में सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो सीरीज में। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की जगह पे देखो, इस डायग्राम के जस्ट नीचे कर रहा हूं मैं, यहां पे इन दोनों की जगह अगर मान के चलो इन दोनों का मिला के इनकी कुल धारिता C1 आई, तो C1 बराबर कितना फॉर्मूला होता है सीरीज में? C1 बराबर C इंटू सी अपॉन में C प्लस सी। बताओ कितना? अब वैसे भी यार क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, C/2 आ गया ना, C/2। अब अगला परिपथ क्या बनेगा इसका? अगला परिपथ बनेगा, अब ये इतना रह गया है केवल, देखना ध्यान से, केवल इतना सा रह गया है, नीचे वाला C और ऊपर वाला C/2 है, इधर A और इधर है B। बोलो सही है? कैसे पता चला इतना रह गया? भाई इन दोनों की मिला के धारिता, टोटल इन दोनों को मिला के एक संधारित्र मान ले तो उसकी धारिता C/2 आएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां पर C1 बराबर लिख दिया मैंने C/2। अब ये दोनों किसमें? समांतर में। समांतर का सीधा फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट बराबर, ये तो C/2 है और ये क्या है? C। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3C/2। ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब चलते हैं हम अगले सवाल पे।
इस सवाल में हमको निकालना है सी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, सी बिटवीन बी एंड सी, और कुल धारिता ए और सी। ये तीन सवाल एक ही में है। मतलब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालो, फिर निकालो बी और सी के बीच में, फिर निकालो ए और सी के बीच में। क्या ये तीनों समान आएंगी और अलग अलग आएंगी या समान आएंगी, पहले ये बताओ। दूसरी चीज कितनी आएंगी, हम तो कितनी निकाल देते हैं, देख लेना। फिर इन तीनों में से कोई एक मैं करा रहा हूं, बाकी तुमको करना है। आंसर मत पूछना, बस ऐसे सवालों के भी आंसर पूछोगे ना तो बस हो गया कल्याण। खैर मैं एक निकलवा देता हूं, चलो मैं निकलवा देता हूं बीच वाला, सी बी सी, बी और सी के बीच में तुल्य धारिता सी बी सी की वैल्यू मैं निकलवा देता हूं, बाकी तुम खुद निकालना दो। देखो सी बी सी, बी और सी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है, तो इसका मतलब बैटरी कहां जोड़ी गई है, बी और सी के टर्मिनलों पे बैटरी जुड़ेगी। बैटरी यहां जुड़ेगी बी और सी के टर्मिनलों पे, तो कंडीशन ही हो जाएगी ऐसे ऐसे, यहां पे संधारित्र ऐसे, और यहां नीचे बैटरी जोड़ी गई है। मतलब ए बिंदु यहां पर, ए नहीं है सॉरी, बी और सी बिंदु यहां पर है। इस तरीके से डायग्राम बनके तैयार है। ये डायग्राम और इससे ऊपर वाला डायग्राम सेम ही तो है। अरे इनको सीधा कर दें तो क्या फर्क पड़ रहा है, वही तो डायग्राम है सेम। ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना है 3 माइक्रोफैरड। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम ये बन गया कब, सी बी सी के लिए। अच्छा ए और बी के बीच में बनाएंगे तो वो बैटरी वाले डंडे इधर निकल जाएंगे, और ए सी के लिए बनाएंगे तो बैटरी वाले डंडे इधर निकल जाएंगे। अभी ये सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से देखो ऐसे चले हम, ये दोनों सीरीज में। चलो मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं। नेक्स्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, दोनों इधर आ जाएंगे, 1 और 2, नीचे वाले पे 1 रह जाएगा। इधर कौन कौन से बिंदु है, बी एंड सी। ए का तो कोई मतलब बचा नहीं, वैसे ए यहां पर था, यहां पे ए था, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, हमको बी और सी के बीच में निकालना है। तो देखो इसकी धारिता है 1 माइक्रोफैरड, इसकी है 2 माइक्रोफैरड, और इसकी कितनी है 3 माइक्रोफैरड। इन दोनों का परिणामी में सी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, सी या C1 मान लेता हूं। चलो तो यहां C1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो 2 एकम 2, 2/3, इसकी वैल्यू आ गई 2/3 माइक्रोफैरड। अगला संधारित्र ऐसे बना सकते हैं हम, देखो 1 2 ऐसे। ये वाला कितना है, ये वाला आ गया है टोटल मिला के 2/3 माइक्रोफैरड, और नीचे वाला कितना है 3 माइक्रोफैरड। सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट बराबर 2/3 प्लस 3, सी इक्विवेलेंट बराबर 3 एलसीएम लिया तो 2 प्लस 6, और सी इक्विवेलेंट बराबर 8/3 माइक्रोफैरड। ये इसका जवाब है। इस तरीके से ऐसे बेसिक क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने तुमको इसमें छोड़ दिए हैं, उनको कर लेना। आंसर अलग अलग आएगा, हो सकता है एक आध का सेम आ जाए, पर मुझे लगता नहीं एक आध का सेम आएगा, सबका अलग अलग ही आएगा लगभग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, तुल्य धारिता निकालनी है। तो अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय सीधा सीधा सोचने का दिमाग लगाओ। यहां से ऐसे गए, फिर 2 रास्ते अलग अलग, तो एक तो ये रास्ता, एक ये रास्ता। सीधा अगर तुम डायग्राम बनाना भी चाहो इसका तो बना सकते हो, बाकी कुछ है नहीं इसमें। 1 2 3, 3 संधारित्र तो ऊपर वाले टर्मिनल पर है, और नीचे वाले पे केवल 1 है, सी 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 और ये सी। इस तरीके से इसके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। जो 2 बिंदु से बना रखे इनके बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखो ऊपर वाले डायग्राम में इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, एक साथ इन तीनों का आंसर आ जाएगा, बताओ। अरे C/3, इसका आंसर C, और इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो C इक्वलेंट बराबर आ जाएगा 4C/3। जोड़ के देख लेना, ठीक है। इसके सामने एक सवाल मैंने लिखा है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो यहां पे तीनों सीरीज में है, और इन तीनों के साथ ये पैरेलल में है, लेकिन इसमें इस सवाल को खुद सॉल्व करना। इसका आंसर अभी बता देता हूं मैं। यहां से देखो 2 रास्ते अलग, ये दोनों श्रेणी में और ये दोनों श्रेणी में, और ये दोनों किस में आ जाएंगे फिर समांतर में। तो इसका आंसर कितना आएगा, इन दोनों का C/2, इन दोनों का C/2, और आंसर आ गया इसका C। C इक्वलेंट बराबर C, इसका आंसर आ जाएगा। करके देखना इसको, ठीक है।
आगे 5वें सवाल पे आते हैं। देखो इस सवाल में अगला डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। अगला डायग्राम इसका ऐसे बन जाएगा, ये तो C है, C और C दोनों श्रेणी में है, श्रेणी में है दोनों, तो कितना आ जाएगा दोनों का C/2, और ये भी दोनों श्रेणी में है तो C/2। अब देखो, अब ये तीनों समांतर में आ गए, और तीनों समांतर में आने का मतलब है, क्या मतलब है कि तीनों जुड़ जाएंगे, तो C इक्वलेंट बराबर C प्लस C/2 प्लस C/2, आधा और आधा 1 और 1 2, C इक्वलेंट बराबर 2C इसका आंसर। सरल है। अगले पे आते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेवल जैसे जैसे आगे जा रहा बढ़ेगा धीरे धीरे, ये मत सोचना कि ऐसे सरल सवाल ही कराता रहूंगा। सरल सरल जितने भी आज की वीडियो में सब हो जाएंगे। देखो इसमें यहां से हम चले और ऐसे पहुंच गए। अब यहां से दो रास्ते हैं, यहां से दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये वाला। अभी हम इसको साइड में हटाते हैं। गौर से देखो कि ये तीनों जो संधारित्र है ना वो समांतर में है। इन तीनों को किस में माना जाएगा? समांतर में। तीनों को ही समांतर में माना जाएगा। तो तीनों को समांतर में माना जाएगा तो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या बन जाएगा? देखो यहां से है इसकी धारिता C, आगे चल के 3C और इधर आके वापस C और ये 3C। अब ये तीनों समांतर में है तो तीनों की जगह में एक और ले लेता हूं। इन तीनों की जगह केवल एक ले लिया मैंने। इसका आंसर कितना होगा बताओ? ये समांतर में है, तीनों समांतर में है तो इसका आंसर 3C आ जाएगा। बोलो सही है। तीनों का एक बना दिया और तीनों का एक बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? मतलब इन तीनों का परिणाम कितना होगा? 3C। समांतर में C प्लस C। ठीक। अब 3C और 3C किस में? समांतर में। समांतर में फिर जोड़ेंगे, बोलो कितना आएगा? समांतर में आ जाएगा। अब ये ऐसे बचेगा, देखो ये तो C है, ये भी C है, और 3C और 3C समांतर में कितना आ जाएगा? 6C। अब ये तीनों श्रेणी में आ गए, देख लो श्रेणी में है तो C इक्वलेंट बराबर 3 है ना, तो 3 के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओ, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C1 का मान कितना? C, C2 का मान 6C प्लस 1/C। एलसीएम लो, 1/C इक्वलेंट बराबर एलसीएम 6C, 6 प्लस 1 प्लस 6 कितना आ गया? 13। ठीक है, 13/6C, और उल्टा करेंगे तो 1/C इक्वलेंट की जगह तो C इक्वलेंट हो जाएगा 6C/13 इसका आंसर। तो इस तरीके से 3 सवाल होते। फिर अगले 3 सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। देखो भैया, तो धारिता निकालनी है सेम। अब देखो सबसे पहले सवाल नंबर 7 को कैसे करोगे? तो सवाल नंबर 7 के लिए कहां से स्टार्ट करें इसको? तो देखो इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, इन बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता। तो ये सवाल पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा, इसमें से जितना डायरेक्ट हो सकता है, जहां कोई अवरोध नहीं है वो करो। देखो सबसे पहले 2 और 2, ये दोनों किस में है? ये 2 और ये 2 श्रेणी में है, और 2 और 2 श्रेणी में तो 1 हो जाएगा दोनों की जगह। और इधर देखो 1 और 1 समांतर में है, 1 और 1 किसमें? समांतर में। तो मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं। 2 और 2 श्रेणी में है इसलिए दोनों की जगह 1 हो जाएगा। 1 और 1 समांतर में है। चलो पहले एक एक सीरीज बाई सीरीज देखो। सबसे पहले यहां पर एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। इसके बाद में यहां पे एक 2 माइक्रोफैरड है। ठीक, इसके बाद में देखो ये 1 और 1 समांतर में है, और 1 और 1 समांतर में होके कितना हो जाएगा? 2। तो इन नीचे वाले दोनों की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? 1 और 1 की जगह पे 2 माइक्रोफैरड। ये 2 माइक्रोफैरड तो ये वाला है, लेकिन 1 और 1 समांतर में दोनों की जगह 1 बना दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। ऐसे। अब हम आगे चलते हैं सीरीज को लेके। इधर देखो यहां ऊपर 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। ठीक, आगे यहां देखो डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में ये भी तो अटक रहा है अभी। जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे हम पूरी सीरीज को, तब तक इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2 और 2 को सॉल्व करो, और 2 और 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 2 और 2 का, पहले इसको मैं यहां से मिला रहा हूं। इधर 1 माइक्रोफैरड इधर है, 1 माइक्रोफैरड, इसको नीचे तक ले जाओ। अब यहां पे 2 और 2 का हो जाएगा 1,
2 और 2 का 1 कैसे हुआ, समांतर में है ना, तो ये 1 माइक्रोफैराड। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर समझो। सबसे पहले इस अवरोध को हटाओ, इसको हटाने के बाद सब आसान हो जाएगा। इसको हटाओ तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 हो गया 2। तो यहां पर एक ऐसे ऐसे, ये तो है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 के बाद में इधर देखो, ये 2 यहां पे, ये 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। इसके बाद में यहां पे कितना आ जाएगा, 1 और 1 का 2, ये वाला 2 माइक्रोफैराड, ठीक। नीचे यहां से अब देखो ये दोनों श्रेणी में है, श्रेणी में है तो 2 और 2 का श्रेणी में कितना होता है, 1। सॉल्व करके देख लेना इनको, ये 1 माइक्रोफैराड और यहां से सर्किट कनेक्ट होकर इधर निकल जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगला डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, यहां पर ये 2 और ये 2 श्रेणी में है और 2 और 2 का श्रेणी में कितना होता है, 1। 2 और 2 का श्रेणी में 1 हो जाएगा, 1 ये है, तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूं। ऐसे ये तो है 2 माइक्रोफैराड, इधर 2 और 2 का श्रेणी में कितना हो जाएगा, 2 और 2 का हो जाएगा कितना, 2 और 2 1 माइक्रोफैराड, ठीक। यहां से 1 माइक्रोफैराड और ये ऐसे आके इधर ऐसे चले जाएंगे, बोलो सही है। अब ये दोनों किस में आ गए, समांतर में, 1 और 1, 1 और 1 समांतर में कितना होता है, 2। तो यहां पर ऐसे करके ये तो 2 माइक्रोफैराड तो ऑलरेडी जुड़ रहा है, इधर 1 और 1 का हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और उधर वो बिंदु निकल जाएगा। लास्ट में 2 और 2 का श्रेणी में, तो C इक्विवेलेंट बराबर 1 माइक्रोफैराड। इस तरीके से डायग्राम बनाते हुए चल जाओ, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें क्योंकि मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी जब मिटा दूंगा। इधर देख लो पहले, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए C तीनों श्रेणी में, सबसे यहां बैटरी जुड़ रही है तो सबसे लास्ट में से शुरू करो, सबसे लास्ट में ये रहा C। अच्छा, ये तीनों मैं श्रेणी में मान सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये अटक रहे हैं बीच में। कैसे भाई, देखो यहां से मैं चला, यहां से मैं कह रहा हूं कि तीनों श्रेणी में, तो यहां तक कोई अवरोध नहीं है बीच में से। अगर यहां से कोई टर्मिनल आगे जा रहा होता तो ये श्रेणी में नहीं होते, लेकिन अभी ये किस में है, श्रेणी में। यहां पे देखो ऐसे गए हम, ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन बीच में ये टर्मिनल जा रहे हैं आगे, इसलिए इन तीनों को श्रेणी में नहीं मान सकते। तो लास्ट में ऐसा माना जा सकता है, माना क्या जा सकता है, वो तो है। इन तीनों को श्रेणी में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C/3। तो देखो यहां से ऐसे 1, फिर इसके बाद में 2 और नीचे भी इसी तरीके से 1 और ये 2। हाँ, इनके बीच में है एक ये रहा, दूसरा यहां पर और तीसरा ऐसे। देखो तीसरा ऐसे ही आएगा क्या, यहां पर ये वाला C सभी C है, लेकिन ये लास्ट वाला है ना, ये C नहीं है, ये कितना है, इन तीनों को मिलाकर बना है। और इन तीनों को चाहो तो ऐसे मार्क कर दिया करो, इसमें डायग्राम में मार्क कर दिया, इन तीनों की जगह पे ये आ गया और ये कितना आया बोलो, 3C। कितना आ गया, 3C। अब यहां पे समझो, अच्छा मैं ये 2 ये वाले बनाना भूल गया, एक यहां पर C, नहीं ये तो तीनों सीरीज में सॉल्व कर दिए ना, ठीक। अब गौर से देखो कि ये दोनों किस में आ गए, समांतर में। समांतर में 3C और C कितना हो गया, 4C। 3C और C कितना हो गया, 4C। 3C और C 4C। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, और यहां से लौट के ऐसे, ठीक है। C और एक टर्मिनल बीच में है, C। ये जो दोनों हैं, इन दोनों की जगह पे ये आया, और क्योंकि इससे पहले 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 मैंने जोड़ दिए, इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा, 4C। सही है। अब गौर से देखो ये तीनों किस में आ गए, श्रेणी में। अब उधर से मिटाना पड़ेगा, तो जिसने नहीं उतारा है वो उधर से उतार लो, वीडियो को रोक के आराम से, और फिर मैं आगे सॉल्व कराता हूं इसको। देखो यहां पे देखो C 4C और C, ये तीनों किसमें समांतर में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इन तीनों का।
इन तीनों का इक्वलेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन में सी इक्वलेंट, या 1 अपॉन में माना कि सी 1 आ रहा है, 1 अपॉन C1 बराबर 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन 4C प्लस 1 अपॉन सी। इसका एलसीएम देखो कितना आएगा, 4C। 4C एलसीएम लिया तो कितना, 4C एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4। अब अगर मैं C1 निकालूं, C1 बराबर, इन तीनों की जगह मैंने C1 मान लिया, तो C1 बराबर कितना, 4C/9 आ जाएगा, 4C/9। ठीक, अब देखो ये सर्किट बनके इस तरीके से कुछ आएगा, ऐसे एक, ये वाला तो छेड़े ही नहीं अभी हमने, इन तीनों को अभी छेड़ो ही मत, C। और इन तीनों की जगह क्या आएगा, C1 बराबर, यहां पर इन तीनों की जगह पे आ गया C1, और C1 का मान कितना है, 4C/9। ठीक, अगला डायग्राम बनाओ इसका। अब इन दोनों को किसमें हल कर दूं, समांतर में हल करेंगे तो C प्लस 4C/9, एलसीएम लो 9C प्लस 4C कितना आ जाएगा बोलो, 13C/9, 13C/9 ही आएगा ना, हाँ, 9C प्लस 4C, 13C/9। तो अब डायग्राम कुछ ऐसे आ जाएगा, ये C और यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 13C/9 और यहाँ पर ये C। अब ये तीनों समांतर में, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन 13C/9 और प्लस 1 अपॉन C। मैं इसको सीधा ही यहां पे ऐसे लिख दूं उल्टा, 9/13C, 9/13C और 1 अपॉन C इक्वलेंट बराबर, यहां से देखो 13C, 13 यहां पे आ जाएगा 13 प्लस 9 प्लस 13, 13 13 26 और 26 और 9 35। तो C इक्वलेंट बराबर कितना आ गया, C इक्वलेंट 13C/35, ये C इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। अब एक नौवा सवाल और है इसमें, इसको भी देख लेता हूं। पहले इसको मिटा रहा हूं मैं, उतार लो एक बार कंप्लीट, वीडियो को रोक लेना आराम से, रिवर्स करके थोड़ी सी, और उतार लेना। अब ये लास्ट सवाल बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको कहां से सॉल्व करना शुरू करें, यहां से बैटरी है, यहां पे इन बिंदुओं पे बैटरी जुड़ेगी, तो सबसे लास्ट बिंदु की तरफ चले जाओ। तो सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, ये वाला। यहां पे गौर से देखो, ये और ये दोनों श्रेणी में है, और 2 और 2 का श्रेणी में कितना होता है, 2C, और 2C का श्रेणी में C हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले डायग्राम कौन सा बनेगा, चलो इधर से ऐसे बना देता हूं। सबसे पहले ये तो सीधा बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ दो C, इसके बाद में यहां से एक संधारित्र और एक इधर, ये वाला 2C और ये वाला C। इससे ऊपर वाला भी सेम बना दो, ये वाला C और इसके ऊपर 2C के साथ यहाँ पे 2C और ये C। ये दोनों समांतर में, श्रेणी में है, तो 2C और 2C का कितना हो जाएगा, 2C और 2C हो जाएंगे C। तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, यहां से ऐसे ऐसे, ये C। अब गौर से देखो, अब ये दोनों किस में आ गए, समांतर में। ये समांतर में आए तो C और C समांतर में क्या हो जाएंगे, वापस 2C। तो C और C वापस हो जाएंगे 2C। अगला डायग्राम में ऊपर की तरफ ले जाता हूं, C और C 2C हो जाएंगे, 2C। तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, एक कैपेसिटर यहां पर है C, ठीक, इसके ऊपर यहां पर C और यहां पर थोड़ा सा पहले जोड़ दो, चलो यहां 2C। इसके ऊपर वाला जो है ये सेम बना दिया मैंने। अब ये दोनों मिलके कितने हो चुके हैं, 2C। तो इन दोनों की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं 2C। यहां पे भले ही मार्क कर देना कि मैंने इन दोनों की जगह पे क्या लिखा है, 2C। और यहां से ऐसे चल के ऐसे, और ये कितना है, 2C। ये डायग्राम बना भाई, इन दोनों का मिला के ये एक आ गया, और ये ऑलरेडी है। अब देखो अगला डायग्राम बनाते हैं इसका। 2C और 2C को सॉल्व करोगे तो श्रेणी में C आएगा, इनका C हो जाएगा
तो डायग्राम नीचे वाला तो सेम बना के ही चलना है हमको हर बार। यहाँ पर है सी, सी के बाद में इसको छेड़ना नहीं अभी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सी, ये वाला भी सी और ये वाला 2C। अब देखो 2C कितना हो गया C, तो ये यहां से ऐसे समांतर में ऐसे जुड़ जाएगा C। अब C और C वापस किस में आ गए, समांतर में, वापस समांतर में आए, C और C का कितना हो जाएगा 2C। तो अब लास्ट पहुंच गए बस हम, यहां पे एक कैपेसिटर है C और C और C का 2C, ये वाला 2C और इधर क्या है C 2C, ठीक। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 2C और 2C किस में है, श्रेणी में, तो C हो जाएगा। तो यहां पर C, इसके बाद में इन दोनों का भी कितना हो गया, चलो ऐसे जोड़ देता हूं इसको, ये घुमा के स्टाइल में ऐसे C। अब ये दोनों किस में आ गए, समांतर में, और समांतर में आ गए तो C इक्वलेंट बराबर 2C। दिस इज आंसर, ये आंसर है। तो इसमें तो हमने, चलो मार्क कर देता हूं मैं, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया है, इसके बाद में इन दोनों को सॉल्व किया है, इसके बाद में इन दोनों को सॉल्व किया है, और लास्ट में तो फिर ये हो ही गया। इस तरीके से ये सवाल ऐसे घूमता हुआ लास्ट से शुरू होके प्रक्षेप पे गति करता हुआ फर्स्ट में पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों एक जैसे हैं। ऐसे सवालों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, जिस बच्चे को यह समझ आ गया ना कि इसमें बैटरी किस तरीके से जुड़ी है, उसको सवाल हो जाएगा। देखो पहला सवाल यह है, 10वां सवाल जो है C। अब ज्यादातर बच्चों को यह लगेगा कि यार ये तीनों तो समांतर में, इसका आंसर 3C, और वही गलत आंसर है। जब इसका आंसर 3C होता ना, तो तुम सोचो कि क्वेश्चन नंबर चल रहा है 10, लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो मैं ये 10वें नंबर पे क्यों देता, ये तो पहले नंबर पे करवा लेता तुमसे, इतना सरल सवाल। तो इसकी हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और कैसे है, देखो जो बैटरी है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि बैटरी को मैं यहाँ बीच में जोड़ूं। बीच में तो सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि तुमको कंफ्यूज किया जा सके। यहाँ जो 20 का वोल्टेज है, विभवांतर है, इसको बीच में कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा है। इसको बगल में, साइड में भी तो जोड़ सकते हैं, तो पहले इसको साइड में जोड़ो, बैटरी वाले टर्मिनल को इसमें से हटाओ, और यहाँ पे एक संधारित्र ऊपर है और एक नीचे है, ऐसे। अब यहाँ पे तो वो कनेक्ट था इन बिंदुओं पे, बीच वाला टर्मिनल। जरूरी थोड़ी है तुम अंदर से जोड़ो, बाहर से जोड़ो, बाहर से जोड़ दो। बाहर से जोड़ोगे इस तरीके से तो बैटरी यहां ले आओ ना, ये बैटरी ले आए हम। लेकिन बैटरी के साथ साथ यहां पर एक संधारित्र भी था, सही है। अब सबसे पहले ये C, ये C, ये C। अच्छा मुझे बताओ C और C समांतर में 2C हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे 2C। कंडीशन ये है, ये तो है 2C, 2C के बाद में यहां पर है C और यहां पर है बैटरी, कुछ नहीं है, सही है। अब बताओ ये दोनों श्रेणी में, समांतर में? अब ये दोनों श्रेणी में, समांतर में नहीं है, कैसे पता चला भाई? इसका मतलब यही तो होता है कि बैटरी इन टर्मिनलों पे जुड़ेगी, और बीच में यहां तो है C और यहां है 2C, और बैटरी इनसे ऐसे जुड़ रही है, इसका मतलब यही तो है। तो बताओ श्रेणी में, समांतर में, एक ही तो डायग्राम है। तो ये अब दोनों श्रेणी में आ गए, और श्रेणी में आ गए तो इनका C इक्विवेलेंट निकाल लो। ये भी निकालने की मुझे जरूरत है क्या? C इक्विवेलेंट बराबर श्रेणी में C इंटू 2C अपॉन में C प्लस 2C, क्या आ गया? C इक्विवेलेंट बराबर 2C स्क्वायर अपॉन में 3C, एक C से एक C कट गया, C इक्विवेलेंट बराबर 2/3C। ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 10वें को एक बार उतार लो, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल ये सब है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है सब जगह। देखो इस क्वेश्चन को नोट करो पहले तो, जिससे कि मुझे डायग्राम कम बनाना पड़े। अब जैसे ही इस क्वेश्चन का पहला डायग्राम तो ये आएगा ही, दूसरा डायग्राम ये बैटरी जहां कंफ्यूज कर रही है, बैटरी वाले टर्मिनल को सीधा कर दो, सीधा करो। तो जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे, यहां से हटा के, चलो मुझे बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। जैसे ही सीधा करेंगे तो ये ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो इसको। जब ऐसे करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। यहां बना देता हूं इसको मिटा के।
देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बाद में एक संधारित्र और बीच में ये परिपथ है, ये ऐसे, और नेगेटिव टर्मिनल इधर जिस पे भी एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। बोलो ये है क्या नहीं? अरे ये वाला परिपथ यही तो है, सेम टू सेम ये वाला परिपथ यही तो है। कैसे पता चला? इसको पकड़ के सीधा कर दिया, सीधा किया तो ये आ गया। अब कई बच्चों को तो यही डाउट लग रहा होगा कि सर ये तो यहां से कनेक्टेड है, यहां से नहीं है कि साहब ये तो यहां से कनेक्टेड है। अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है, बात तो एक ही है, इसको यहां से कनेक्ट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? सवाल तो वही है ना। इन दोनों को पहले श्रेणी में, तो सी और सी का C/2 C/2, C/2 को जब करोगे C/2 C/2 C, और ये कितना है C, और ये कितना है C, C C C C इक्वलेंट बराबर कितना आंसर आ गया? C/3। ऐसे सवाल होने चाहिए भाई साहब, नहीं तो क्या फायदा है फिर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इसमें भी वही कहानी है, सेम टू सेम। इसको और इसको पकड़ के बाहर की तरफ कर दो तो सेम टू सेम यही डायग्राम बन जाएगा। संख्याएं अलग है तो आंसर अलग आ जाएगा। कैसे? 2C 2C C, 2C 2C C, और ये दोनों साइड में निकले हुए हैं, ठीक है, C, और ये कितना C C 2C C C, बीच में 2C। इसका डायग्राम ऐसे आएगा, C बीच में है 2C और यहां पर C। C इक्वलेंट निकाल लेना इसका। कैसे निकलेगा? 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम ले लो, 1/C इक्वलेंट बराबर एलसीएम कितना? 2C, तो 2 + 1 + 2, C इक्वलेंट बराबर 2C/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई बेसिक प्रॉब्लम। अब कुछ स्विच वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम हो जाएंगी खत्म। बेसिक लास्ट 2 क्वेश्चन और समझ लो। ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। देखो इस सवाल क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, इसमें 2 सवाल है। इस यहां पे कुंजी लगाई गई है, देखो स्विच लगाया गया है, स्विच लगा दिया। तो पहला सवाल तो इसमें यह है, जब स्विच ऑन हो तो धारिता बताओ। दूसरी कंडीशन, जब स्विच ऑफ हो तो इसका आंसर कितना आएगा। स्विच ऑन हो तो इस परिपथ का तुल्य धारिता कितनी होगी, और स्विच ऑफ हो तो कितनी होगी। पहले ऑन वाली कंडीशन है, ऑफ वाली कंडीशन, तो मैं कंडीशन बना के छोड़ूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। देखो स्विच ऑन हो, ऑन जब स्विच हो मतलब ये वाला इससे कनेक्ट हो, ऑन का मतलब है कि ये इससे कनेक्ट हो गया, और जब ये कनेक्ट हो गया तो परिपथ कैसा बन गया, ये, और इसके बाद में यहाँ पे कोई संधारित्र है ही नहीं, यहाँ ऐसे एक संधारित्र वापस यहाँ पर, और एक संधारित्र यहाँ, और एक संधारित्र यहाँ, ये परिपथ बन जाएगा। और इस परिपथ को सॉल्व कर दो तुम। अरे नहीं आई बात समझ में, हो जाएगा ना बे सवाल। इसकी तुल्य धारिता निकाल दो, स्विच ऑन हो उस कंडीशन में ये डायग्राम बनेगा, मतलब ये से कनेक्ट है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये C और C, C/2 और C 3C/2, C 3C/2 और C, इन तीनों को श्रेणी में हल कर देना, आंसर आ जाएगा। अब स्विच ऑफ हो मतलब ये स्विच ऑफ है, यहां से ऑफ का मतलब ये है कि करंट जाएगा ही नहीं, और करंट जाएगा ही नहीं तो यहां से पूरा परिपथ ही कट गया ना। ये तो जब यहां से करंट जा ही नहीं रहा या चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा जब उसमें, तो मतलब ही नहीं है, फिर तो पूरा सर्किट कट जाएगा। पूरा सर्किट कटेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 2 और ये 3, इस तरीके से। केवल इतना, C C C, आंसर कितना, C इक्वलेंट बराबर C/3, क्योंकि तीनों सीरीज में, तीनों सेम है, तो C/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो, पहली कंडीशन, व्हेन स्विच, पहले ऑन वाला कर लेते हैं, ऑन नहीं पहले ऑफ करो। स्विच ऑफ हो, तो जब स्विच ऑफ हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, स्विच ऑफ नहीं, हाँ ऑफ। स्विच ऑफ हो तो यहां से करंट नहीं जाएगा, और करंट आगे नहीं जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, करंट यहां से आगे जा ही नहीं रहा, इसमें से करंट नहीं जा रहा नीचे, तो इसको हटा दो, ये बेकार लगा हुआ है। तो ऐसे करके 1 2, फिर नीचे 1 2, ऐसे करके ये डायग्राम C 2C 3C और 4C। कैसे सॉल्व करोगे, C और 2C को श्रेणी में, इन दोनों को श्रेणी में, फिर इन दोनों को समांतर में, जो भी आंसर आए तो इसका आंसर निकाल लेना।
पूछना मत मेरे से कमेंट करके पूछते साहब इसका आंसर बताओ यार, ये छोटी 1 2 3 4 संख्याएं सॉल्व नहीं हो रही तुमसे। हाँ, इसके बाद में इसमें सेकंड केस है व्हेन स्विच ऑन। स्विच ऑन हो तो क्या होगा, अगर यहां से स्विच ऑन होगा ना ऐसे, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, बीच में एक तार, यहां से डायग्राम इस तरीके से बनेगा स्विच ऑन हो तो। C, ये 2C, ये 3C और ये 4C। अब इस डायग्राम को और सिंप्लीफाई करने के लिए, और सिंपल बनाने के लिए मैं तरीका बताता हूं तुमको। तरीका कुछ ऐसे है, देखो यहां से परिपथ ले आओ और यहां से ऐसे ऐसे, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों C और 3C, ठीक। और यहां से इस परिपथ को बंद कर दो। अब फिर आगे चलो, दो फिर जोड़ दो, दो जो कि दोनों आगे जुड़े हुए हैं, ये कितना 2C और ये 4C। अब इस सवाल को सॉल्व करना हो जाएगा। ये बीच में इसकी वजह से इसको मैंने दो अलग अलग हिस्सों में कर दिया है कि ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, तो बीच में यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया जिससे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों समांतर में कितना आ जाएगा 4C, इन दोनों करेंगे तो कितना 6C, और 4C और 6C का जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो C इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे टोटल कितना आएगा, इन दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के आया 4C और इन दोनों का 6C। अब इसका तुल्य परिपथ निकाल, तुल्य धारिता निकालनी है, तो 4C इंटू 6C अपॉन में 4C प्लस 6C, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 24C स्क्वायर बटे 10C, C से C कट गया, C इक्विवेलेंट बराबर 2.4C इसका आंसर है, ठीक है। इसमें मुझे बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, इस वाले में आंसर कितना आएगा ये मुझे बताना, ठीक है। ये बेसिक सवाल सब हो गए खत्म। अब मैं तुमको कुछ होमवर्क के लिए, खुद करने के लिए न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं 2-3, उनको खुद सॉल्व करना, और उनके आंसर भी मैं बता रहा हूं, आंसर बता देता हूं जिससे कि तुमको सॉल्व करने के बाद पता चल जाए कि हमने सही किया या गलत। कैसे करोगे वो तुम्हारा काम है। अब तो 3 सवाल मैंने तुमको होमवर्क के लिए दे दिए हैं। पहला सवाल है ये वाला, ऐसा ही एक सवाल मैंने कराया भी है जिसमें यहां भी संधारित्र थे, उससे छोटा सवाल है, इसका आंसर आएगा 8C/13। सॉल्व करना है, इसको मिला के देखना आंसर। दूसरा सवाल यह है जिसमें इस तरीके से संधारित्र जुड़े हुए हैं और इसका आंसर आएगा भैया 3C। कितना आंसर आएगा इसका 3C। तीसरा सवाल ये वाला है जिसका आंसर आएगा C/2। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने 3 सवाल तुमको दे दिए हैं। ऐसे ही मैंने टोटल 12 और 3 15 सवाल मैंने इसमें करवा दिए हैं, 2 स्टार्टिंग में करवा दिए थे। ऐसे करके 15-20 सवाल आज के लेक्चर में हो गए हैं। इसके बाद में अगला लेक्चर, अभी तो कम से कम 2 लेक्चर इसी चीज के ऊपर आएंगे, संधारित्र संयोजन। अगले लेक्चर में एडवांस न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। एडवांस का मतलब बिल्कुल एडवांस भी नहीं है, 12th क्लास के ही है ज्यादातर तो, लेकिन ये तो सिंपल परिपथ वाले थे, उनमें परिपथ के अलावा कुछ कंसेप्ट या लॉजिक लगेगा तब जाके वो सवाल होंगे। तो पढ़ते रहे इसको, मिलते हैं कल अगली वीडियो में जिसमें हम एडवांस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये सवाल एक बार नोट कर लें इनको।